चलिए सर, देखिए हम सीख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा MOA बोलूंगा मैं। ठीक है, ये होता क्यों है, एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड, वैसे लास्ट चैप्टर में बैकग्राउंड किया था, फिर इस चैप्टर में भी थोड़ा सा ले लेते हैं बैकग्राउंड। कंपनी का एक ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो प्रमोटर होगा वो प्रमोटर आइडिया लेगा, यानी जिसके माइंड में आइडिया आया दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। फिर प्रमोटर एक MCA वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसका काम होता है कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना। इस वेबसाइट पे जाके प्रमोटर को अपना नेम का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पहले नेम चेक करना होगा। अब इसने नेम चेक कर लिया और 500 रुपए की फीस देके नेम को रजिस्टर करा लेना होगा। जैसे ही ये 500 रुपए की फीस देके नेम को रजिस्ट्रेशन कराएगा, ये नेम इसके नाम पे 20 दिनों तक वैलिड रहेगा। जैसे होता है ना, हमने बुक कर लिया भाई, तो आपके नाम पे जब तक, तो नाम को बुक कर लिया, नाम को जैसे ही अप्रूवल मिल गया, फिर प्रमोटर को अपने पास एक चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट कर लेना है। सर चार्टेड अकाउंटेंट क्यों अपॉइंट कर लेना है? क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट हमारे सारे डॉक्यूमेंट बना लेगा। क्योंकि नाम के अपॉइंट होते ही जो रजिस्ट्रार, जो हमारा कंपनी रजिस्टर करता है ना, उसको हम बोलते हैं ROC। ROC बोलता है जाओ भैया अपने साथ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ले आओ। क्या क्या सर डॉक्यूमेंट? ये 2 डॉक्यूमेंट मंगवा लेता है, दैट इज MOA और AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट का वर्क रहता है कि ये क्या बना लेगा, MOA एंड AOA। ये चार्टेड अकाउंटेंट इस MOA और AOA को बना के सिंपली दे देगा, और डिपॉजिट, यानी जो मालिक है उसको इतनी नॉलेज थोड़ी ना है, तो ये जो MOA है और AOA है ये बना के सिंपली डिपॉजिट कर देगा। सर किसके पास डिपॉजिट कर देगा? सर जाके ROC के पास डिपॉजिट कर आएगा ये, ठीक है ना। ROC के पास ये जाके सिंपली डिपॉजिट कर देगा, जाके ROC के पास। अब ROC इसको चेक करने के लिए थोड़ा फर्दर टाइम लेगा। जैसे ही ROC ने MOA मिला, ROC इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। फिर वो क्या करता है, कमेंसमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI दे देता है। COI लास्ट चैप्टर में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, COI दे देगा, कमेंसमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ROC कह देगा प्रमोटर तुम्हारा कंपनी बन चुका है। जैसे ही ROC कह देता है बन चुका है, इसके बाद ROC बोलता है अब आप मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट लाओ। तो अब इसका काम होगा और फिर से डॉक्यूमेंट लाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है? सर एक बार तो दे दिया, अब आपका सारा एड्रेस प्रूफ दो मुझे। आप अपना जो लेटर हेड है, लेटर हेड पे कंपनी का नाम लिखा हुआ मुझे जमा करवाओ, आपका नेम प्लेट मुझे जमा करवाओ, मुझे स्टैंप जमा करवाओ। क्योंकि जब तक आपकी कंपनी बनेगी ना तो आप लेटर हेड छपवा सकते हो, भगवान जाने बनेगा ही नहीं बनेगा, पहले थोड़ी छपवा लोगे, ना तो स्टैंप बना लोगे, ना तो कोई आप ऐसा काम करोगे जिससे लगेगा कि कंपनी रजिस्टर है। किसी कंपनी में जाओगे तो देखते हो कि बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कंपनी के नाम से, तो पहले अप्रूवल आएगा, उसके बाद ये सारी चीजें कराने के बाद हम ROC को बोलेंगे भाई तेरे पास बहुत टाइम है, तू एक काम कर मेरे ऑफिस भी किसी को भेज दे और चेक कर ले आके कि मैं काम कर रहा हूं। जब ROC ये सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर लेगा, फिर उसको बोलेगा चल भाई तेरे को मैं अब दे देता हूं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंसमेंट करने का सेक्शन 10 में है ये। सेक्शन तो मैं कोट ही नहीं कर रहा, आपको सेक्शन कोट करने के लिए मैं बता दूंगा, पहले आप ये देखो। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है आपका कंपनी बनने तक। अब कंपनी बनने तक एक चीज होती है कि इसने यहां से काम किया और यहां से लेके यहां तक, आप देखिए यहां से लेके यहां तक,
यहां से यहां तक इसने बड़े सारे खर्चे करे होंगे। किसने करे होंगे सर? एक प्रमोटर ने किए होंगे। क्या खर्चे करे होंगे सर यहां से यहां तक? एमओए बनवाया, एओए बनवाया, सीए के अपॉइंट किया, तो बहुत सारे। तो इन बिटवीन द जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे इसने लोगों से, क्या बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि भाई मेरे पास काम कर ले, अभी कंपनी बनेगी, तेरे को परमानेंट कर देंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है हमारा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बोला जाता है आपका आपका प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ही बोल देते हैं। अगर कोई भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंपनी जब बन जाएगा तो इस दिन से एक्स वाई जेड लिमिटेड एक अलग होगा और ये प्रमोटर अलग हो जाएगा। तो फिर प्रमोटर जाएगा और एक्स वाई जेड लिमिटेड को बोलेगा कि भैया तुम्हारे बनाने से पहले मैंने बहुत मेहनत करी, उनकी पेमेंट कर दो। अब कंपनी की इच्छा होगी कि इस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो भी हमने थर्ड चैप्टर इनकॉर्पोरेशन में पढ़ा था। इसके बाद यहां से यहां तक भी कुछ खर्चे करेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने में खर्चे हुए। यहां से यहां तक टाइम फ्रेम में जो खर्चा होगा उसे बोला जाता है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में पूछा ही जाएगा, मान के चलो आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अडॉप्शन किया जाता है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अब सर ये सारा अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा तो सीए एमओए कैसे बनाता है ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर हमें भी नॉलेज होना चाहिए कि एमओए बनता कैसे है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या सर? एमओए। तो सर एमओए कैसे बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, वो सारी बात को बात करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें ना तो एक ये मेन डॉक्यूमेंट है। कंपनी के दो ही डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और, अब इन दोनों में पहले फर्क समझ लीजिए, आप समझ जाइएगा। एमओए में जो बातें लिखी हुई है, जैसे एमओए में लिखा हुआ है कि 7% होगा। एमओए में लिखा हुआ है कि सर आप ऑब्जेक्ट जो है वो आपका होगा क्लॉथ का बिजनेस का। ये कहां लिखा हुआ है आपने? एमओए में। इस क्लॉथ बिजनेस को कैसे चलाना है इसके अंदर रूल लिखा होता है। बेसिकली एमओए को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो रूल कहां पे लिखा होता है? सारा एओए में। तो यही फर्क है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो रूल बन के तैयार, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में किन किन बात। नाउ चेक करिए, वॉइस आ रही है? नाउ प्लीज चेक करिए। नाउ क्लियर है? बता दीजिए फटाफट, चेक कर लेते हैं। नाउ क्लियर वॉइस? हाँ जी ठीक है, यस ठीक है। तो सर एमओए क्यों बना रहा था सीए, और या फिर रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी क्यों बनवाता है? और ये ना एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। सर पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब होता है? पब्लिक जो मर्जी इसको पढ़ सकता है, किसी भी कंपनी का एमओए आप पढ़ सकते हो। एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है जो हर कोई इजीली नहीं पढ़ सकता। तो ये क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इट्स इनेबल द इंटेंडिंग शेयर होल्डर टू नो दैट फाइल्ड ऑफ एक्टिविटी to what purpose of his money is going is to be used in the company। यानी सर कहने का मतलब है शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, और एमओए के अंदर पर्पस लिखा हुआ होगा तो शेयर होल्डर फटाफट जाके पढ़ के पता कर लेगा कि ये कंपनी मेरे पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करने वाला है, तभी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा। सपोज करो कि एमओए के अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटी लिखा हुआ है, ऐसा अगर उसने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये क्या काम करेगा, और शेयर होल्डर को लगता है कि यहां पैसे डालना बेकार है क्योंकि डूब जाएगा बाद में वो, तो ऐसे सिचुएशन में पैसे नहीं, तो इसका मतलब एक ओपन डॉक्यूमेंट है। एक तो इसलिए बनवा लेते हैं वो कि भैया शेयर होल्डर को बताओ। दूसरा पर्पस है सिमिलरली एनीवन हु डीलिंग विद द कंपनी। एनीवन का मतलब डेटर, क्रेडिटर। डेटर को छोड़ दो, क्रेडिटर तो कंपनी को उधार देगा, तो उधार देने से पहले सोच लेना तुम्हारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो सोचने से पहले आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? कंपनी का एमओए। कहां पढ़ लेना चाहिए? इंटरनेट पे अवेलेबल है, पहले डील करने से पहले देख लो, क्योंकि जनरली आप किसी को उधार माल बेचोगे तो 100 बार सोचोगे, उसके बारे में पता करोगे, तभी तो बेचोगे। तो आपको पता करना पड़ेगा ओपनली। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द सप्लायर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स सप्लाई करेगा, मनी विल नो
वेदर इट टू बी ट्रांजेक्शन, कहां पे वो ट्रांजेक्शन होगा, ही इंटेंड टू द मेक कंपनी विद इन द ऑब्जेक्ट, क्या कंपनी ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही। मान लिया जाए कंपनी ने सोचा हुआ है कि मैं कपड़े का व्यापार करूंगा, इसके ऑब्जेक्ट क्लाउज में लिखा हुआ है कपड़े का व्यापार करूंगा, लेकिन कंपनी क्रेडिटर को बोलता है भैया तू मुझे उधार माल दे दे और मैं स्टील का काम करने वाला हूं, और कल के दिन कंपनी डिफॉल्ट होता है और क्रेडिटर बोलता है, केस करता है कि भैया मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो कंपनी बोल सकता है कि आपने जो पैसे दिए थे वो शुरू से ही इलीगल था, आपके पैसे तो माने ही नहीं जाएंगे क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्ट ही नहीं था स्टील का काम करना। तो इसलिए क्रेडिटर अपने पैसे दोगे तो सोच समझ के देना। फिर सिर्फ ये दो पर्पस है इसका, एक शेयर होल्डर के पैसे कहां लग रहे हैं, दूसरा क्रेडिटर के पैसे कहां लग रहे हैं मेन। सर इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे, तो मेजरली इसके अंदर ये 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट, सिर्फ 6 पॉइंट। इस 6 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है। पहला होता है सर नेम क्लाउज। फर्स्ट क्या होता है सर, नेम। क्या नेम क्लाउज, के कंपनी का नेम क्या होगा। अब नेम कुछ भी रखो, आपकी इच्छा है, XYZ कोई भी नाम रख सकते हो। नाम क्यों रखा जाता है, ताकि एक कंपनी अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर पाए। नेम कैसे होगा सर, नेम को आपको पहले चेक करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा, क्योंकि आपने जो नाम सोचा वैसा नाम पहले से ही अवेलेबल हो सकता है, इसलिए आपको चेक करना होगा। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा, नाम के आगे कोई ऐसा वर्ड मत लगाना जिससे कि लोग बाग, जो इन्वेस्टर या फिर और पब्लिक है, वो मतलब के मिस गाइड हो जाए, मिसलीड हो जाए। जैसे मैं नाम के आगे RBI शब्द लगा देता हूं तो लोग तो सोचे सरकारी कंपनी है, RBI लगा हुआ है। नाम के आगे मैंने लगा दिया इंडिया, तो लोगों को क्या लगेगा कि ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि RBI इंडिया, या फिर मैं बैंक लगा देता हूं नाम के आगे, तो लोग बाग क्या सोचेगा, ये तो बैंक है, कोई नई बैंक खुली होगी। तो ऐसा नाम मत लगा देना कोई जो कि लोग इससे मिसगाइड हो जाए। एक तो ये चेक करना है नाम में, नाम वगैरह आपको चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आपका नाम चेक करने के बाद फिर भी इस नाम को बाद में बदला जा सकता है, बदलने को पता है क्या बोलते हैं, ऑल्टर करना। बदलने को क्या बोलते हैं, ऑल्टर करना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम क्लॉज, कितने क्लॉज हैं यहां पे, 6 है। नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, हर किसी को एक एक को पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे बस 6 पॉइंट ही है इसके अंदर, छठे के बाद 7वां पॉइंट बना ही नहीं है इसमें। तो बोला गया एमओए के अंदर 6 पॉइंट लिख के ले आओ। तो नेम क्लॉज में नेम होगा, नेम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल का मतलब किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अब इन फ्यूचर आपको लगता है नाम बदल दें, जैसे बहुत कंपनी ने नाम बदला, जैसे मैं अगर बात करूं एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक अभी से पहले UTI हुआ करता था, UTI बैंक हुआ करता था, उसने अपना नाम बदल के क्या कर दिया, एक्सिस बैंक। बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने नाम बदला है और उनका बिजनेस ज्यादा तरक्की करने लग गया पहले के कंपेयर। तो नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको इस वाले क्लॉज में जो नाम आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, ऑल्टर बदलना पड़ेगा। तो नाम चेंज करने के लिए एक तो अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब अपनी इच्छा से बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हो सकता है आपको गवर्नमेंट आपको बोल दे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे दे कि भैया अपना नाम बदल लो, तुम्हारा नाम जो है ये लोगों को मिसलीड कर रहा है, और इसकी वजह से तुम्हारे पास पैसे तो आ जा रहे हैं, कस्टमर तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में धोखाधड़ी हो सकता है। तो गवर्नमेंट आपको नोटिस दे सकता है कि अपना नाम को क्या करिए, बदलिए। और उस नाम को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो CG यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो नोटिस देगा, उस नोटिस को आप ROC के पास जमा कराएंगे और डिजायरेबल नाम वगैरह ढूंढ लेंगे और ढूंढ के बता देंगे जी ये नाम हमारा बदला जाएगा। समझ में आई बात आपको। इसके बाद सर सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज को पता है क्या कहते हैं सर, एड्रेस क्लॉज भी बोल दो आप। यानी सर आपका एड्रेस क्या होगा, कंपनी कहां होगा। तो सिचुएशन क्लॉज होता है कि जब हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे हमें एड्रेस बताना है। और सर कौन सा एड्रेस बताना है, ओनली स्टेट। स्टेट जैसे दिल्ली, मुंबई, स्टेट बताना है।
और वो स्टेट हमें समझाना है। किसको समझाना है सर? आरओसी को, कि हम इस स्टेट में काम करेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन क्लॉज में क्या बताओगे अपनी कंपनी का? एड्रेस। एड्रेस में प्रॉपर डोर का एड्रेस नहीं बताना, राज्य का नाम बता दो, इनफ है। और क्यों बताया जाता है? क्योंकि जितने भी आप अपने मीटिंग्स, कॉर्पोरेट जितने भी डील करोगे, जितने बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, वो उसी राज्य में होने चाहिए। अगर किसी और राज्य में आप करोगे तो फिर वहां पे कुछ इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि वहां के क्रेडिटर, डेटर, वो सभी आएंगे उसके अंदर। सर इसको भी चेंज किया जा सकता है? हाँ जी, इसको भी चेंज किया जाता है। इसके चेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब चेंज की बात करें ना, तो चेंज पता है अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। मतलब सर अलग अलग तरीके से मतलब, या हो सकता है आप एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में चले जाओ, हो सकता है ना, पॉसिबल है कि आप, जैसे मैं मान लेते हैं शकुरपुर है, शकुरपुर में जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक में आपका बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, आप चले गए जी ब्लॉक के अंदर, या फिर आप शकुरपुर से चले गए पीतमपुरा। यानी एक राज्य में है, विलेज, टाउन, उसी के अंदर कहीं चले गए। तो आप एक तो चेंज कर सकते हो विद इन स्टेट, है ना, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। जब विद इन स्टेट जब चेंज करोगे तो सिंपल आपको क्या करना है? आरओसी को लेटर दे देना है। आपको एसआर पास करके आरओसी को लेटर दे देना है। एसआर क्या होता है? हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब, अब जब हम एड्रेस शिफ्ट करेंगे तो शेयर होल्डर को बुलाएंगे, शेयर होल्डर को बुलाएंगे और बोलेंगे भैया हम अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, यहीं आसपास ही जा रहे हैं, तो आप सब एग्री करते हो? तो जब 75% लोग बोलेंगे कि हाँ चेंज कर दो, सही बोल रहे हो, यहाँ पे दिक्कत होती है, तो एसआर पास हो गया। तो एसआर की कॉपी हम क्या करेंगे? आरओसी के पास जमा करा देंगे, रजिस्टर्ड कंपनी का, जी हमने एड्रेस चेंज कर दिया है, अपना सारी चीजें बदल दिया है, एड्रेस वेड्रेस बदल दिया है, तो हमारा जो नया सर्टिफिकेट है ना, उसके ऊपर आप नया एड्रेस डाल दीजिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उस पर सब चीजें मेंशन होता है। तो ऑनलाइन आप मेरा नया एड्रेस अपडेट कर दीजिए। सेम वही आधार कार्ड वाला सिस्टम है। आधार कार्ड पे जब आप एड्रेस चेंज करवाओगे तो सिंपल नया आधार कार्ड पे नया एड्रेस आ जाएगा बन के, आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट देना है आपको। दूसरा हो सकता है आप चेंज करो, सेम सिटी में हो, लेकिन दो ऐसे राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे दो आरओसी हैं, दो आरओसी। अब जैसे मैं दिल्ली में बात करूं तो मैं पीतमपुरा चले जाऊं, कॉनॉट प्लेस चले जाऊं, नेहरू प्लेस चला जाऊं, कहीं भी चले जाऊं आसपास, एक ही आरओसी है, तो एक ही आरओसी को मुझे जवाब देना है। लेकिन अगर यहां पे दो आरओसी होते तो कंफ्यूजन, किसको दें हम? इस वाले को दे कि इस वाले को दे? तो दो ऐसे राज्य हैं जहां पे दो दो आरओसी है, एक है महाराष्ट्र और एक है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो आरओसी है, एक है चेन्नई के अंदर, एक है कोयम्बतूर में। एक महाराष्ट्र में है आरओसी और एक है आपका पुणे में, पुणे में और एक गोवा, शायद ऐसे दो है जो मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। पुणे और गोवा है शायद जहां पे दो आरओसी है। तो जब दो आरओसी होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में आपको रीजनल डायरेक्टर को जाके लेटर देना होता है, क्योंकि हर एक राज्य में दो आरओसी पॉसिबल है, लेकिन हमारे चार रीजनल डायरेक्टर है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो हमारा रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेंगे, वो परमिशन हम आरओसी को भी डिपॉजिट करेंगे, तब जाके हमारा एड्रेस क्या हो पाएगा? चेंज हो पाएगा। अगर आप एक ही सिटी में कितने, दो आरओसी है। दूसरा, आप जब स्टेट बदल देंगे, आप मुंबई से दिल्ली अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, तब तो दो आरओसी होगा ही होगा। उस सिचुएशन में दिल्ली वाले आरओसी को भी इंफॉर्मेशन करना है कि हम आ रहे हैं, अपना एड्रेस बदल के दिल्ली में बिजनेस लेके, और मुंबई वाले आरओसी को भी इंफॉर्म करना होगा कि भैया हम यहां से छोड़ के जा रहे हैं। इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि आप राज्य बदलोगे तो वहां के क्रेडिटर परेशान हो जाएंगे कि भैया मैंने माल बेचा था, बताओ दिल्ली से मुंबई भाग गया। तो इसलिए हमें क्रेडिटर का डिक्लेरेशन फॉर्म के क्रेडिटर को कोई ऐतराज नहीं है, हम दिल्ली जा रहे हैं, आरओसी को देना पड़ेगा। कोई ऐसा डिफॉल्ट एम्प्लॉय को कोई ऐतराज नहीं है, हम जा रहे हैं, जो एम्प्लॉय का था उनका सारा पेमेंट कर दिया। तो ऐसे आप बिजनेस के एड्रेस को भी बदल नहीं सकते। थोड़ी दूर में जाएंगे तो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जब आप स्टेट बदलेंगे तो देखो एम्प्लॉय परेशान हो जाएगा, गवर्नमेंट परेशान हो जाएगा, वहां पे जीएसटी अलग, यहाँ पे जीएसटी अलग, तो वो परेशान हो जाएगा। साथ के साथ क्रेडिटर परेशान हो जाएंगे, डेटर परेशान हो जाएंगे, बहुत लोग। तो उन सभी से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो सारे लिखित में लेके हम
आरओसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जांचेगा, लगेगा जब इन्हीं को दिक्कत नहीं हो रही तो जाओ भाई। लेकिन कुछ क्रेडिटर और कुछ लोग बोल देते हैं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, पहले मेरे पैसे दिलवाओ फिर ऐसा होगा, मैं साइन नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया पहले इनका हिसाब किताब करो तब तुम शिफ्ट कर सकते हो अपने एड्रेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन क्लॉज। इसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लॉज। किस चीज का बिजनेस करोगे? आप बिजनेस करोगे कपड़े का, आप बिजनेस करोगे स्टील का, आप बिजनेस करोगे ऑयल का, आप बिजनेस करोगे गैस का। तो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको लिखना होगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी ऑल्टर किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में, क्योंकि आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो, अभी मैंने बताया था जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज को देख के ही तो इन्वेस्ट करोगे। मान लेते हैं आपका फेवरेट सेक्टर है स्टील का, तो आपने सोचा है कि हम उसी कंपनी में पैसे लगाएंगे जो स्टील का काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज को पढ़ोगे और देखोगे हाँ भैया ये कंपनी तो स्टील में काम कर रही है तो इसमें लगा दो पैसे। और पता चला उसके पैसे लगाते ही आपने क्या बदल दिया, अपना ऑब्जेक्टिव बदल दिया, तब तो आप इन्वेस्टर परेशान हो जाओगे, यार जो भी सोच के लगाया था वो तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें शेयर होल्डर को बुलाना पड़ेगा, मीटिंग रखनी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, फिर से एसआर पास करते हैं, हर किसी में हमें एसआर पास करना होगा। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं, नेम क्लॉज क्या होता है एक्सप्लेन करो 5 नंबर में, इसको ऑल्टर कैसे किया जाता है 10 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि वो क्लॉज है क्या और उसको ऑल्टर करने के क्या तरीके, प्रोसीजर क्या है। तो मैं कुछ कुछ बता रहा हूं, अभी सारे थ्योरी में मैं दिखा भी दूंगा। तो सर इसके अंदर शेयर कैपिटल शेयर होल्डर के कितने हैं, अगर मान लेते हैं कि शेयर होल्डर ने इस वजह से पेमेंट किया है तो उसको ऑब्जेक्ट को चेंज करने, जनरली चेंज करने के लिए हमें एसआर पास करना होता है, ठीक है। और आरओसी को डिपॉजिट करेंगे, आरओसी उसको चेंज कर देगा। इसके बाद आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर अगर शेयर होल्डर की बात करें तो 2 लाइबिलिटी होता है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जनरली लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी के अंदर। तो जब अगर हम लाइबिलिटी क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं तो लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर ना डायरेक्टर और मैनेजर की सबसे ज्यादा लाइबिलिटी होती है। किसी कंपनी में फ्रॉड हुआ ना तो डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्टर और मैनेजर की लाइबिलिटी को रोकना चाहते हो, चेंज कर रहे हो कि डायरेक्टर की लाइबिलिटी पहले तो बोला था कि कुछ भी दिक्कत होगी पैसे ले आओ, कुछ भी दिक्कत होगी डायरेक्टर और मैनेजर ये जिम्मेदार होंगे, घर से पैसे लाके देंगे, आपसे पैसे ले लिया। उसके बाद इसने डिसाइड किया कि इस क्लॉज को बदल दो कि डायरेक्टर और मैनेजर इसके लिए लाइबल ही नहीं होगा। तो आप तो फंस गए इस चक्कर में, ऐसे थोड़ी होगा। तो सबसे पहले फिर परमिशन लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से, फिर एसआर पास होगा, फिर इनके लाइबिलिटी को ऑल्टर किया जाएगा कि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी या फिर अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। ये लाइबिलिटी है। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में कितने ऑथराइज कैपिटल होंगे, कितने इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगे, किनकी क्या वोटिंग राइट होगी, ये सारी बातें लिखी होंगी। और इसको चेंज करने के लिए जनरली नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 कारण है जिसके वजह से चेंज किया जा सकता है। एक, कंपनी को लगता है और सभी शेयर होल्डर परमिशन दे दे कि भैया तुम अपने शेयर कैपिटल को बायबैक कर लो, तो चेंज हो जाएगा बायबैक जैसे करेंगे। या अपने शेयर्स को आप रिडक्शन कर दो, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। या अपने शेयर होल्डर के वोटिंग राइट को बदल दो, तब भी चेंज हो गया, क्योंकि यहां पे लिखा था एक शेयर होल्डर इक्वल टू 1 वोटिंग राइट, लेकिन बाद में आपने डिसाइड लिया कि नहीं भाई एक शेयर होल्डर इक्वल टू 2 वोटिंग राइट कर देते हैं, तो फिर चेंज हो रहा है ये क्लॉज, फिर आपको यहां अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि आपने एक चैप्टर किया था रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, उसमें सभी के शेयर कैपिटल को चेंज कर देते थे। उसके शेयर्स जो 100 रुपए के हुआ करते थे उसको हम 80 कर रहे थे, उनको हम 20 रुपए कर रहे थे, तो ये भी तो चेंज ही हो रहा था। तो ये भी कोर्ट से अप्रूवल लेके कर रहे थे हम, ठीक है। ये एक ऐसा क्लॉज है जिसके अंदर अगर 7 व्यक्ति हैं तो सातों व्यक्ति के क्या होंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7, सातों व्यक्ति जो होंगे इसके वो कहलाएंगे प्रमोटर। यानी जिन व्यक्ति ने बिजनेस को बनाया, आइडिया सोचा, उन सभी के यहां पे नाम, उन सभी का यहां नॉमिनी का नाम, उन सभी का आधार कार्ड, उन सभी का पैन कार्ड, उन सभी का परमानेंट एड्रेस, उन सभी के फैमिली के बारे में सब कुछ यहां लिख दिया जाएगा। और इस क्लॉज को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। आप जाके चेक करिएगा, टाटा कंपनी है, उसका अगर देखा जाए तो फाउंडेशन टाटा कंपनी को किसने किया था, बनाया किसने था, JRD टाटा ने, लेकिन अभी तो रतन टाटा है।
तो आप उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज को इंटरनेट पे चेक करेंगे ना, सर्च मारेंगे तो वहां तो जीआरडी टाटा लिखा हो, क्योंकि बदला ही नहीं जा सकता। रिलायंस कंपनी किसने बनाया था? मुकेश अंबानी ने थोड़ी ना बनाया था, धीरू भाई अंबानी ने बनाया था। तो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जाइए तो अभी भी किसका नाम लिखा होगा? धीरू भाई अंबानी लिखा होगा। तो ये एक ऐसा क्लॉज है, कंपनी के साथ कुछ भी हो जाए, नाम बदलो, सब कुछ बदलो, ये क्लॉज नहीं बदला जाएगा। सिर्फ पता चलता है कि इस कंपनी को ओरिजिनली किसने चलाया था। चाहे कोई किसी कंपनी को खरीद भी ले और वो सेम कंपनी रन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं सर चेंज हो सकता।